कल हमने वर्क स्टार्ट किया था। नाउ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, एक ऐसी फोर्स जिसकी डायरेक्शन चेंज हो और जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो, दोनों में से एक या दोनों चेंज हो, यानी मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों। सो व्हाट इज वेरिएबल फोर्स? अ फोर्स whose magnitude changes or direction changes or both change, उसे वेरिएबल फोर्स कहते हैं। इस वेरिएबल फोर्स के दो केसेस बुक में दिए हैं। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी जो है वो अर्थ से अबव अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर रही है। एक रॉकेट मूव कर रहा है। इस रॉकेट की इनिशियल पोजीशन ये है, फिर रॉकेट मूव कर रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है। एक पॉइंट को हम लेबल करते हैं ए, अगले को लेबल करते हैं बी। अगेंस्ट ग्रेविटी रॉकेट मूव कर रहा है, तो दोनों पॉइंट्स में क्या हर पॉइंट पर अगेंस्ट ग्रेविटी जाने के लिए वर्क सेम एग्जर्ट रिक्वायर्ड होगी या वर्क डिफरेंट रिक्वायर्ड होगी? देखिए, सेंटर ऑफ अर्थ से आपने डिस्टेंस देखना है। फोर्स जो रिक्वायर्ड होगी अगेंस्ट ग्रेविटी जाने के लिए, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पर आर जो है, आर क्या शो कर रहा है? आर शोज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। अर्थ के सेंटर से जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, फोर्स कम रिक्वायर्ड होगी अगेंस्ट ग्रेविटी जाने के लिए। अब देखिए, पॉइंट ए पर डिस्टेंस कम है, पॉइंट ए पर डिस्टेंस कम है ना अर्थ के सेंटर से, फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, इसलिए कि बॉडी ज़मीन के करीब है, अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। पॉइंट बी पर सेंटर ऑफ अर्थ से डिस्टेंस ज़्यादा है तो फोर्स कम रिक्वायर्ड होगी। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि इन दो पॉइंट्स में किस पॉइंट पर वर्क ज़्यादा एग्जर्ट होगी बॉडी पर, पॉइंट ए पर वर्क ज़्यादा एग्जर्ट होगी। वर्क डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। यहाँ पर फोर्स वेरी कर रही है, फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। पॉइंट ए पर फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बी पर कम रिक्वायर्ड है। जो हाइट बढ़ती जाएगी फोर्स रिक्वायर्ड कम होती जाएगी। सो मोर वर्क is exerted at A than at B। एक और केस वेरिएबल फोर्स का, हम एक स्प्रिंग कंसिडर करते हैं। इट इज अ स्प्रिंग जिसके साथ आपने एक मास कनेक्ट किया है। इस स्प्रिंग को अगर हम थोड़ा स्ट्रेच करना चाहें, लाइक इस इनिशियल पॉइंट से आप इसे स्लाइटली राइट की तरफ इसे स्ट्रेच कर लें। आपने इसे थोड़ा सा स्ट्रेच किया, फोर्स कम रिक्वायर्ड होगी। आप ज़्यादा स्ट्रेच करना चाहते हैं, मज़ीद राइट की तरफ, जितना आप ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे यानी जितनी डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी उतनी ही फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी और वर्क ज़्यादा एग्जर्ट होगा इस बॉडी पर। अगर आपसे कहा जाए कि आपने ए तक डिस्प्लेस करना है तब फोर्स ज़्यादा लग रही है, या बी तक डिस्प्लेस करना है तब ज़्यादा फोर्स लगेगी? डेफिनेटली बी तक डिस्प्लेस करने में फोर्स ज़्यादा लगेगी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हियर। इसे कहते हैं हुक्स लॉ, या पढ़ेंगे चैप्टर 7 में हुक्स लॉ। जितना आपने डिस्प्लेस करना है बॉडी को उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड होगी। तो कहाँ पर वर्क ज़्यादा होगा इस केस में? मोर वर्क इज एक्सर्टेड while displacing the body till point A। More work is exerted in case of
displacing body to point B, then to A. So the amount of work depends upon the amount of stretch simply. And in the previous case, जितनी हाइट बढ़ती जाएगी वर्क कम रिक्वायर्ड होगी. फोर्स का यहाँ पर डिस्टेंस के साथ इनवर्स रिलेशन है. वर्क डिपेंड्स अपॉन फोर्स. वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. नाउ वी डिस्कस केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर हम एक बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं अगेंस्ट ग्रेविटी, इसे आपने डिस्प्लेस करना है. अब जो वर्क वेट है बॉडी का, उसी को हम फोर्स कंसिडर करते हैं. वेट इज इक्वल टू फोर्स. तो इस केस में वर्क नेगेटिव होगा. When a body is lifted against gravity, work नेगेटिव होगा. और अगर एक बॉडी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ मूव करें, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, यही वेट की डायरेक्शन हो, अब वर्क पॉजिटिव कंसिडर होगा. सो व्हेन बॉडी मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क कंसिडर्ड इज नेगेटिव, and when a body moves towards gravity, work considered is positive. It is positive work. Against gravity, it is mostly negative work. हमने मजीद 2 स्टेटमेंट्स डिस्कस करनी, उसे प्रूव नहीं करना. एफएससी में हम प्रूव करते थे, या पर आपने सिर्फ डायरेक्ट स्टेटमेंट्स याद रखनी है. एक स्टेटमेंट याद रखिए, वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड. आप जो भी पाथ फॉलो करेंगे वर्क सेम होगी. फॉर एग्जांपल, एक बॉडी ने ए से बी, बी से सी आना है, ए से बी, बी से सी आना है. ए इनिशियल पॉइंट है, सी फाइनल पॉइंट है. इस केस में ये होगा पाथ 1. यही बॉडी अगर डायरेक्टली ए से सी आ जाए, ये होगा पाथ 2. तो फिजिक्स की रूल से दोनों वर्क सेम होंगे. क्यों सेम होंगे? अगर एक बॉडी ए से सी आए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ये होगी डिस्प्लेसमेंट. यही बॉडी ए से बी, बी से सी आ जाए, पाथ 1 फॉलो करे, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? क्या डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी. डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड. डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट. तो चाहे बॉडी पाथ 1 फॉलो करे, चाहे बॉडी पाथ 2 फॉलो करे, डिस्प्लेसमेंट सेम होगी. सिंस वर्क डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो दोनों पाथ्स पर वर्क सेम कंसिडर होगा. वर्क डन इज द सेम while body, whether body follows path 1 or path 2. Work done is the same whether body follows path 1 or 2. जब डिस्प्लेसमेंट दोनों पाथ पर सेम होगा तो वर्क सेम होगा. तो अपनी स्टेटमेंट याद रखनी है, सिंस डिस्प्लेसमेंट इज द सेम, displacement is the same along both paths, so work will remain the same. so statement क्या याद रखनी कि वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता. एक और केस, वर्क अगर बॉडी कोई क्लोज्ड पाथ फॉलो करे, क्लोज्ड पाथ देखिए ये है,
एक बॉडी के लिए इनिशियल पॉइंट ए हो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बी, नेक्स्ट पॉइंट सी, नेक्स्ट पॉइंट डी। एक बॉडी ए से बी आ जाए, बी से सी, सी से डी, डी से वापस ए आ जाए, ए से मूव करके वापस ए तक आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ए से वापस ए तक आने पर डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं ज़ीरो होगी, राइट? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। ए से वापस ए पर आ जाए, जब भी बॉडी वापस इनिशियल पॉइंट पर आएगी, हमेशा हमने डिस्कस किया है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी। तो ए से ए आते हुए जब डिस्प्लेसमेंट आप ज़ीरो लेंगे तो वर्क क्या होगा? वर्क ज़ीरो होगा। So while moving from point A back to point A, the total work is zero. जब भी कोई बॉडी एक पॉइंट से मूव करके वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, तो जो भी पाथ वो फॉलो करेगी उस पाथ को हम क्लोज्ड पाथ कहते हैं। क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड पाथ की डेफिनेशन आपके नोट्स में दी है। सो वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज जीरो। ये क्लोज पाथ मुख्तलिफ तरीक़ों से हो सकता है। अब मैं एक और क्लोज पाथ आपको बताता हूँ, हर केस में स्टेटमेंट सेम अप्लाई होगी। आपको ये केस इस तरह भी दे सकते हैं कि एक बॉडी पॉइंट ए से मूव करके वापस ए पर आ जाए, ए से मूव करके वापस ए पर आ जाए, तो इसका वर्क क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगी पहले आप ये देख ले। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो वर्क ज़ीरो। जब भी बॉडी वापस इनिशियल पॉइंट पे आएगी, पाथ को हम कहेंगे क्लोज्ड पाथ। तो यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट अप्लाई होगी। वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज ज़ीरो। आप इस डायग्राम से भी बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्लोज पाथ आपको इस तरह भी दे सकते हैं। एक बॉडी ए से मूव करके बी पर आ जाए, बी से मूव करके सी पर आ जाए, सी से मूव करके वापस ए पर आ जाए, वापस ए से ए पर आ जाए, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? ज़ीरो, वर्क ज़ीरो। तो लिहाजा लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जब भी बॉडी वापस इनिशियल पॉइंट पे आएगी उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, तो लिहाजा वर्क ज़ीरो कंसिडर होगा। सो यही स्टेटमेंट इस केस में एप्लीकेबल है। व्हाट इज क्लोज पाथ? जब भी बॉडी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाए तो उसके पाथ को हम कहते हैं क्लोज्ड पाथ। हर केस में जब क्लोज पाथ बॉडी फॉलो करेगी वो वापस इनिशियल पॉइंट पे आएगी, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, वर्क ज़ीरो कंसिडर होगा। जहाँ पर ये दो स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल हो, जिस फील्ड में ये दो स्टेटमेंट्स एप्लीकेबल हो कि वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता और वर्क क्लोज पाथ में ज़ीरो है, उस फील्ड को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फील्ड। व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड? फील्ड इन विच, जहाँ पर ये दो स्टेटमेंट्स करेक्टली प्रूव हो। फील्ड इन विच वर्क इज independent of path followed, एक ये, and number two, work done along a closed path is zero. Work done along a closed path is zero. एक ऐसी फील्ड की जिसमें वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करे और जहाँ वर्क क्लोज पाथ में ज़ीरो हो उसे कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फील्ड? जितने फील्ड्स हम आइडियली पढ़ते हैं फिजिक्स में, लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी कहते हैं। और थर्ड क्या है, कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। नाउ फोर्सेस के दो टाइप्स हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस।
जो फोर्सेस पाथ पर डिपेंड ना करे वो होगी कंजर्वेटिव फोर्स, लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सारे वो फोर्सेस हैं जो पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ये कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी है? फोर्सेस दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। व्हाट आर द एग्जांपल्स? इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कूलम्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीनों फोर्सेस पाथ पर डिपेंड नहीं करते, ये होंगे कंजर्वेटिव फोर्स। जो फोर्स पाथ पर डिपेंड करें वो होगी नॉन कंजर्वेटिव। पाथ पर डिपेंड करने का मतलब क्या है और ये कौन सी फोर्सेस हैं, ये हमारे नेक्स्ट डिबेट का हिस्सा है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, a force that depends upon path। अब इसकी एग्जांपल्स बुक में एक लाइन में दी है, हमने डिटेल में कंसेप्ट के साथ पढ़नी है। फॉर एग्जांपल नंबर 1 ग्रेविट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आप कहें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये इसकी एग्जांपल है। हाउ इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पाथ डिपेंडेंट? हम एक सरफेस कंसिडर करते हैं, ये एक सरफेस है, इस सरफेस की नेचर इस तरह से है, एक तरफ से ये सरफेस स्मूथ है, अगली तरफ से जिस तरफ से आप पॉइंटेड सरफेस को फेस कर रहे हैं वहाँ से ये सरफेस रफ है। आप देखिए दोनों तरफ से सरफेस एक जैसी नहीं है, एक तरफ से सरफेस स्मूथ है, अगली तरफ से रफ है। अगर आप किसी बॉडी को मूव करते हैं, एक बॉडी को मूव करते हैं अलोंग द स्मूथ सरफेस, तो लिहाजा इस डायरेक्शन में अगर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, इस बॉडी पर फ्रिक्शन की फोर्स कम लगेगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होगी। आप इसी बॉडी को लेकर अलोंग दी रफ सरफेस अब मूव कर लें, इस डायरेक्शन में मूव करने पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? आपने अलोंग द रफ सरफेस बॉडी को पुश करना है, फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा होगी, देयर इज मोर फ्रिक्शन अलोंग दिस सरफेस, अलोंग द रफ सरफेस। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन पाथ, ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। मजीद आपको पॉइंट्स क्लियर होते जाएंगे। अब देते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, एयर रेजिस्टिव फोर्स, एयर रेजिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, एयर रेजिस्टेंस या आप इसे कहें एयर रेजिस्टिव फोर्स। हवा चल रही है इस सिमट में, इस सिमट में हवा चल रही है, एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है अलोंग द विंड। तो जो एरोप्लेन हवा की सिमट में फ्लाई कर रहा है, इस पर फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस कम होगी या ज़्यादा होगी? कम होगी। इसे तो रेजिस्टेंस नहीं बल्कि मज़ीद पुश मिलेगी, मज़ीद हेल्प मिलेगी। तो इस एरोप्लेन पर एयर रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होगी। मगर हवा यूं चल रही है, एक एरोप्लेन इसके मुखालिफ सिमत में फ्लाई कर रहा है, अब रेजिस्टेंस डेफिनेटली ज़्यादा होगी। तो देखिए पाथ चेंज करने पर फोर्स चेंज हो रही है नहीं, ये फोर्स पाथ डिपेंडेंट है तो ये नॉन कंजर्वेटिव होगी। एक पाथ पर फोर्स कम, अगली पाथ पर ज़्यादा, ये फोर्सेस नॉन कंजर्वेटिव है। मजीद इसकी एग्जांपल देखें। थर्ड एग्जांपल है प्रोपल्सिव फोर्स ऑफ रॉकेट।
एक रॉकेट अगेंस्ट ग्रेविटी इसने मूव करना है, तो इसने प्रोपेल होने के लिए, इसे प्रोपेल करने के लिए फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है रॉकेट, यस, फोर्स ज़्यादा इस पर लगेगी। एक रॉकेट इस पाथ पे मूव कर रहा है, अलोंग ग्रेविटी ऑलमोस्ट। इस पाथ पे मूव करते हुए जो फोर्स इसके ऊपर लगेगी, जो फोर्स रिक्वायर्ड होगी इसे प्रोपेल करने के लिए, पुश करने के लिए, वो फोर्स इस केस में कम होगी, यस कम होगी। देखिए अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड है, अलोंग ग्रेविटी फोर्स कम रिक्वायर्ड है। तो प्रोपल्सिव फोर्स ऑफ रॉकेट ये पाथ डिपेंडेंट फोर्स है, इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव। नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्स ऑफ टेंशन, टेंशन की फोर्स। एक मास को सस्पेंड किया है, आपने इसे होल्ड करके रखा है, आपने इसे होल्ड करके रखा है। आप इसे अगर ऊपर की तरफ ले जाते हैं, आपके हाथ पर फोर्स टेंशन ज़्यादा फील होगी। आप इसे ऊपर की तरफ ले जा रहे, हाथ पर टेंशन ज़्यादा फील होगी। नीचे लाते वक्त टेंशन कम फील होती है। तो लिहाजा एक पाथ पे, इस पाथ पे जाते हुए टेंशन की फोर्स ज़्यादा, नीचे आते हुए टेंशन की फोर्स कम। टेंशन की फोर्स पाथ डिपेंडेंट है, इट इज़ अगेन नॉन कंजर्वेटिव। एक लास्ट एग्जांपल देख ले, पर बल्कि सेकंड लास्ट, पर हम ये सारा रिवाइज करते हैं। एक दी है फोर्स नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स। एक बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहता है, एज अ रिएक्शन टू वेट जो फोर्स बॉडी पे लगती है उसे कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इज फोर्स प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन टू वेट, फोर्स प्रोड्यूस्ड या exerted in reaction to weight। आपने प्रिंसिपल याद रखना है, ये पॉइंट बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल फोर्स जितनी ज़्यादा होगी, इट मीन्स इट इज़ डिफिकल्ट टू मूव। नॉर्मल फोर्स इज अ मेजर ऑफ द डिफिकल्टी विद विच अ बॉडी मूव्स। स्टेटमेंट या प्रिंसिपल ये याद रखें कि नॉर्मल फोर्स is a measure of the difficulty with which a body moves। जब डिफ़िकल्टी ज़्यादा होगी नॉर्मल फोर्स ज़्यादा होगी, जब डिफ़िकल्टी कम होगी नॉर्मल फोर्स कम होगी। अब हम इस कार की दो स्टेट्स कंसिडर करते हैं। कार अप हिल जा रहा है, चढ़ाई पे जा रहा है, और एक कार उतराई पे आ रहा है, डाउन हिल। किसका मूव करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है? अप हिल जाते हुए ज़्यादा डिफ़िकल्टी आती है, उतराई पे तो गाड़ी खुद ब खुद जाती है। तो सेकंड केस में जब बॉडी डाउन हिल जा रही है, डिफ़िकल्टी कम है, तो नॉर्मल फोर्स कम होगी। अप हिल जाते हुए डिफ़िकल्टी ज़्यादा, नॉर्मल फोर्स ज़्यादा। डाउन हिल जाते हुए डिफ़िकल्टी कम, नॉर्मल फोर्स कम। एक पाथ पर नॉर्मल फोर्स ज़्यादा है, अगले पाथ पर कम है। चूँकि पाथ चेंज करने पर नॉर्मल फोर्स चेंज हो रही है, तो नॉर्मल फोर्स इज़ पाथ डिपेंडेंट, इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव। सो नॉर्मल फोर्स ज़्यादा क्या मतलब है? डिफ़िकल्टी ज़्यादा। नॉर्मल फोर्स कम का मतलब क्या है? डिफ़िकल्टी कम। लास्ट नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जांपल्स में लिखा है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ये एक इलेक्ट्रिक मोटर है,
वही मोटर जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं पानी को पंप करने के लिए, तो पानी इसने पंप करना है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि पानी पंप करें और लॉन को पानी आप सप्लाई करें, खेतों को पानी सप्लाई करें, तो एक बात ये है, बात वन। दूसरा ये है कि पानी सप्लाई करे ऊपर की तरफ, 5वें मंजिल को इसने पानी पंप करना है। टैंकी छठे मंजिल पर है, 7वें मंजिल पर है, जिस भी मंजिल पर है इसने पानी ऊपर सप्लाई करना है। तो क्या दोनों केसेस में वर्क सेम होगा, फोर्स रिक्वायर्ड सेम होगी या डिफरेंट रिक्वायर्ड होगी? जब इसने पाथ 1 पे पानी सप्लाई करना है, फोर्स इसने कम लगानी होगी। अगर इसने पाथ 2 पे पानी सप्लाई करना होगा, तीसरी मंजिल पे, चौथी मंजिल पर टैंकी है, उसे पानी पंप करना है, तो फोर्स ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। अगेन पाथ चेंज करने पर फोर्स चेंज हो रही है इस केस में। सो लेट्स सी दिस कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। अगेन वो फोर्स जो पाथ पर डिपेंड ना करें उसे हम कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। लाइक इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम्स फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इसमें आप जो भी पाथ फॉलो करें फोर्स सेम रहेगी, सिर्फ साइन में फ़र्क आ सकता है, +10 -10 न्यूटन। मगर जो फोर्स पाथ चेंज करने से मुकम्मल चेंज हो उसे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स देखिए क्या है। एग्जांपल्स, पहले है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अलोंग द स्मूथ सरफेस फ्रिक्शन कम है, अलोंग द रफ सरफेस फ्रिक्शन ज़्यादा है। एयर रेजिस्टिव फोर्स, अलोंग विंड एयर रेजिस्टेंस कम है, अगेंस्ट विंड एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा है। प्रोपल्सिव फोर्स ऑफ रॉकेट, अगेंस्ट ग्रेविटी प्रोपल्सिव फोर्स ज़्यादा, अलोंग ग्रेविटी कम। फोर्स ऑफ टेंशन, ऊपर जाते हुए टेंशन ज़्यादा, नीचे आते हुए टेंशन कम। नॉर्मल फोर्स, अप हिल जाते हुए नॉर्मल फोर्स ज़्यादा यानी डिफ़िकल्टी ज़्यादा, डाउन हिल जाते हुए नॉर्मल फोर्स कम यानी डिफ़िकल्टी कम। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, हॉरिजॉन्टली पानी पंप करना है तो फोर्स कम है, वर्टिकली पानी पंप करना है तो फोर्स ज़्यादा होगी। ये है आज का टॉपिक। इसमें अगला पार्ट इंशाल्लाह आप कल पढ़ेंगे, पावर।